हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, संडे को हमारे जो करंट अफेयर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि संडे को जो है न्यूज़पेपर से जो मैं निकालता हूँ वहाँ से करंट को, तो उसमें कुछ इतना कुछ खास छपता नहीं, एक दो टॉपिक या पॉइंट्स होते हैं। तो उनको मैंने मंडे की जो डिस्कशन थी उसमें इंक्लूड कर दिया। मंडे को जो डिस्कशन है वो इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जो जो टाइपिंग का काम करता है वो लड़का नहीं आया था, तो इस वजह से ये डिले हो गया। बट आज इसको हम इंक्लूड करेंगे, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। कामयाबी आपके पास, ऐसा नहीं है कि कुआं आपके पास आएगा, ठीक है। तो प्यासे को ही कुआं के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रखाइन प्रांत निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। देखिए, रखाइन प्रोविंस बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो रखाइन प्रोविंस निम्न में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं म्यांमार का, सेकंड है बांग्लादेश का, थर्ड है पश्चिमी बंगाल का, फोर्थ है नागालैंड का। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर अपना थोड़ा सा जोर डालिए। आप लोगों ने इसको बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा, और इस आगे मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों म्यांमार है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है रोहिंग्या। रोहिंग्या निम्न में से किस चीज़ से संबंधित है, रोहिंग्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक मुस्लिम समुदाय है, सेकंड एक ईसाई समुदाय है, थर्ड एक पारसी समुदाय है, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रोहिंग्या जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा होगा आप लोगों ने कि जो रोहिंग्या मुसलमान है वो फरीदाबाद, हरियाणा के काफ़ी हिस्सों में एंटर कर गए थे, और जिससे कि हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है। तो जो ये रोहिंग्या मुसलमान समुदाय है, ये जो है अपने म्यांमार और इवन अपने पश्चिम बंगाल में भी, बांग्लादेश वगैरह में भी ये रहते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की राजधानी क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि म्यांमार की राजधानी रंगून नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है नैपीडा, सेकंड है रंगून, थर्ड है हनोई, फोर्थ है बर्मा। तो इसका आंसर दोस्तों है नैपीडा। क्या है इसका आंसर? नैपीडा, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु की राजधानी है। तो इसकी जो है ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। चेन्नई है, मद्रास है, थर्ड ऑप्शन तिरुवनंतपुरम है, फोर्थ ऑप्शन एर्नाकुलम है। दोस्तों, इसका आंसर है चेन्नई। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी को वीडियो तक ज़रूर जोड़ें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि सिर्फ हम पढ़ लें। तो सबका भला होना चाहिए, सबको नीड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम। केरल की राजधानी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, सेकंड ऑप्शन है एराविकुलम, थर्ड ऑप्शन है कोझिकोड, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। देखिए, ये जो सारे मैंने यहाँ पे टाइप करवाए हैं वो इसलिए कराए हैं क्योंकि अभी जो है केरल में ब्लास्ट हुआ है, तो वहाँ पे आसपास के इलाकों को पूछा जा सकता है, केरल की राजधानी पूछी जा सकती है। केरल में जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे एक पर्टिकुलर समुदाय है, उसका भी हमने यहाँ पे टाइप कराया है, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों में। तो फिलहाल मैंने जो यहाँ पे जो है जो आसपास के जो स्टेट हैं उनकी कैपिटल को यहाँ पे इंक्लूड कराया है, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन अमरावती, सेकंड ऑप्शन हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन विजयवाड़ा, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट इसका आंसर है अमरावती। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये वो समुदाय है जो केरल ब्लास्ट में जो इसको देखा गया, मतलब कि वहाँ पे इनका हाथ पाया गया है। तो ये है कि क्वेश्चन है, जिहोवा विटनेस समुदाय संबंधित है, मतलब ये समुदाय जो है किस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है ईसाई, सेकंड पारसी, थर्ड यहूदी, या फोर्थ शिया मुस्लिम। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है
क्रिश्चियनिटी नहीं, ईसाई। ये ईसाई जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसमें भी जैसे कि हम देखते हैं कई सेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक कैथोलिक होता है, रोमन कैथोलिक, और एक होता है प्रोटेस्टेंट। तो ये उनसे भी अलग एक जेवो ब्रिटनिस जो है समुदाय है, और ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स समुदाय है, यानी परंपरागत पुराने रूढ़िवादी तरीक़ों पर चलने वाला समुदाय है। और ये मतलब कि बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत ही अलग समुदाय है। ईसाई में भी ये बाइबल वगैरह को लेके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारा हिस्सा नहीं है, बट एक रफ सा आइडिया, ताकि हमें और भी माइंड में क्लियर तरीके से हमारे में छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोको हराम है। बोको हराम, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे, जैसे कि हिजबुल्लाह लेबनान में है, कुर्दिश लड़ाके भी मैंने आपको बताया है, और हमास जो हमारा चल रहा है अभी इजराइल फ़लस्तीन वाला, और अलकायदा अपना पाकिस्तान में जो वहाँ पे एक समूह अलकायदा आतंकी संगठन है जो बहुत ही खतरनाक संगठन है। तो ऐसे ही बोको हराम एक आतंकी संगठन है। ये कहाँ पे है, पर्टिकुलर जगह पे? तो फर्स्ट ऑप्शन है नाइजीरिया स्थित एक आतंकी संगठन है, पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन है, एक मुस्लिम संगठन जो मुस्लिम समुदाय के विकास की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोस्तों नाइजीरिया स्थित एक आतंकी संगठन है। नाइजीरिया अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक ये संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस आजीविका मेला आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गुरुग्राम में, या फिर इंदौर में, या मुंबई में, या सिक्किम में। दोस्तों इसका आंसर जो है गुरुग्राम में है, ठीक है। सरस आजीविका मेला क्या है कि यहाँ पे जो है जो इनकम को बढ़ाने के जो तरीके हैं उन पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जो मेनली देखा गया है कि यहाँ पे जो वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी कि महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिला सशक्तिकरण, बट जो मेनली हम देखेंगे तो वो वुमेन एम्पावरमेंट पे ही बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉल हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा वुमेन की ही हैं। यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड जो वस्तुएं हैं उनको बहुत बेचा जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो देखो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन की बात कर लेते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स किस सदन को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राज्यसभा, राज्यसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा लिखा हुआ है। सेकंड है हमारा लोकसभा, थर्ड है दोनों सदनों को, या फिर इनमें से फोर्थ कोई नहीं। तो दोस्तों ये है लोकसभा इसका आंसर। हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा कहा जाता है, इसको निचला सदन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको भी हम अभी एलिब्रेट करेंगे, और इसको भी कि फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि संसदीय प्रणाली भारत में कहाँ से ली गई है। तो फर्स्ट है इसका ब्रिटेन से, सेकंड है संयुक्त राज्य अमेरिका से, थर्ड है जापान से, फोर्थ है कनाडा से। तो दोस्तों इसको आंसर सभी को पता है कि इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से भारत ने संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया है। तो दोस्तों देखिए, जो संसद है वो केंद्र सरकार जो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका एक विधायी अंग है, ठीक है, लेजिस्लेचर। और संसदीय प्रणाली जो सरकार है उसको हम वेस्टमिंस्टर जो बोलते हैं, मॉडल भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है ये। और देखिए संविधान के जो 5 विभाग है ना, उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लें कि आर्टिकल 79 से 122 तक हमारे संसद के बारे में बात की गई है। और देखिए जो संविधान के अनुसार, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार, संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है। बट देखिए जो है राष्ट्रपति कभी संसद में बैठता नहीं है, और राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बट ये कहने के लिए है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। कोई भी बिल जो है एक एक्ट या फिर एक कानून का रूप नहीं ले सकता। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और देख लेते हैं इसमें क्या है कि हमारे जो राज्यसभा है उसमें हमारे पास अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं, जिनमें से 238 जो है
चुन के आते हैं राज्यों से और संघों से, और बाकी के जो बचे 12 उनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और उन मनोनीत 12 सदस्यों की भी अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे कभी, अगर कोई टॉपिक करंट में आता है तो उससे रिलेटेड भी। और उसी तरह राज्य लोकसभा में भी हमारे पास 552 अधिकतम निर्धारित की गई सीटें हैं, बट वर्तमान में जो है 545 सीटें लोकसभा के लिए हैं, जिनमें से 13 सदस्य नहीं, 530 सदस्य जो हैं राज्यों से आएंगे, और जो बाकी के 13 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, सेम एज इट इज जैसे राज्यसभा में करता है। राज्यसभा में 12 हैं, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, और इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कियोतो होलोहन मामला संबंधित है। तो दोस्तों, कियोतो होलोहन मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड ऑप्शन है प्रस्तावना से संबंधित, ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित। थर्ड ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों से यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है दल बदल से है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कियोतो होलोहन जो यहाँ पे टाइप करा है वो इसलिए करा है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो है क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हुआ ऐसा है कि जो विधायक हैं उनको उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मामला पेंडिंग में चल रहा है उससे रिलेटेड है ये सारी चीज़। तो ये दल बदल जो कानून है ये भी उसी से डील करता है कि जो मेंबर एमपीज होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो देखिए, जो 52वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत 1985 में इस जो एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। उस चीज़ को आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची और दल बदल जो कानून, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, और ये कियोतो होलोहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है बांद्रा, थर्ड ऑप्शन नासिक, फोर्थ ऑप्शन है लोनावाला। तो इसका आंसर दोस्तों जो है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले देख लेते हैं कि जो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हमारी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना कि 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं कि धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें सरकार के खर्चों से संबंधित बात हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जिसमें केवल खर्चों की बात से संबंधित हो। थर्ड ऑप्शन है इसमें इस जो बिल है इसे राज्यसभा में अधिकतम 15 दिनों तक के लिए रोक सकती है। और फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, इसमें केवल विकल्प 1 सही है। तो इसका आंसर है विकल्प 1 सही है, क्योंकि धन विधेयक में सरकार के खर्चों से संबंधित ब्यौरा होता है, यानी कि उनकी खर्च जो है उससे संबंधित बातें होती हैं। और देखिए, ऑप्शन ये भी ठीक हो सकता था, बट यहाँ पे इन्होंने अधिकतम 15 दिन कर दिया। राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है सिर्फ, उसके बाद जो है बिल को देखिए राज्यसभा का यहाँ पे कोई मेन कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि ये जो धन विधेयक है ये मेनली जो है राष्ट्रपति के बाद पहले आता है, तो वो उनकी मेन कंसर्न वहाँ से ही चली जाती है। तो यहाँ पे तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है राज्यसभा के लिए, तो क्योंकि लोकसभा में ही इसका सबसे पहले तो लोकसभा में बिल आता है ये, और लोकसभा ही यहाँ पे मेन रोल अदा करती है। राज्यसभा तो यहाँ पे नाम मात्र है, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन ठीक हो सकता था अगर यहाँ पे होता 14, राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। और 14 दिन तक रोक भी ले या 15 दिन तक रोक भी ले तो उसके बाद इस बिल को आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ा दिया जाता है और लोकसभा के पास पहुंचता है, और फिर राष्ट्रपति इसको अपनी कंसर्न देता है। राज्यसभा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, और ये बिल जो है कानून की शक्ल ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट शील्ड अर्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को, रूस को, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो आंसर इसका होने वाला है वो है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए टाइप किया गया है क्योंकि अभी जो आर्कटिक सर्कल में है वहाँ पे जो है बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। अगर बर्फ़ पिघलती है तो फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और CO2 रिलीज़ होगी, तो फिर देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पोल, तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं। यहाँ पे वाइट शील्ड अर्थ, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पोल यानी तीसरा ध्रुव कैसे कहते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे ये जो हमने भी बात की है आर्कटिक वगैरह वगैरह, साउथ पोल में अंटार्कटिक है, और थर्ड पोल पे हम बात कर ले थर्ड पोल में कौन इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तिब्बत का पठार, सेकंड थर्ड मतलब फर्स्ट ऑप्शन तिब्बत का पठार है, हिंदू कुश, पामीर का पठार। पामीर के पठार को पामीर की ग्रंथि भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आर्कटिक सर्कल, थर्ड ऑप्शन है अंटार्कटिक सर्कल, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि तिब्बत का पठार, हिंदुकुश, पामीर का पठार। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड पोल यानी कि तीसरे ध्रुव के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं। तो फर्स्ट है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इंडिया यानी कि भारत। सेकंड ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मंगोलिया, ताजिकिस्तान, वियतनाम। फोर्थ ऑप्शन है केवल विकल्प 1 और 2 सही हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि विकल्प 1 और 2 सही है। देखिए दोस्तों, आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लें। मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी मेरी करंट अफेयर क्लास सुनते हैं तो एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनसे आपका न केवल करंट बल्कि आपका स्टैटिक भी क्लियर होता चलेगा। साथ के साथ आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इसका जो आंसर है विकल्प 1 और 2 सही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश जो है थर्ड पोल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुत देखिए आपको बहुत अजीब लग रहा है पोलर वॉर्टेक्स, आपने कभी सुना भी शायद नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुना होगा, सुना भी नहीं, क्या पता, क्योंकि बहुत ही अलग टॉपिक है और ये एकदम से करंट में आया तो इसको फिर इसको टाइप करना पड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवीय इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली चक्रीय हवाएं। सेकंड ऑप्शन है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, नॉर्थ में और साउथ में समानांतर चलने वाली चक्रीय हवाएं। या फिर थर्ड ऑप्शन अंटार्कटिक में एक बर्फ़ की विशाल चादर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोलर वॉर्टेक्स एक, यानी कि ये पोलर वॉर्टेक्स होता है ध्रुवीय, पोलर बोलते हैं ध्रुवीय। ठीक है, तो इसका आंसर है ध्रुवीय, यानी कि ध्रुवीय इलाकों में ध्रुवीय इलाकों के ऊपरी वायुमंडल में ये चलने वाले चक्रीय हवाएं होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। इनसे पूरा जो मौसम एक साथ चेंज हो जाता है वहाँ उनके इलाकों में जो ध्रुवीय जिनमें क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। FRBM का पूरा रूप है, यानी कि पूरा नाम क्या है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन देखे गए हैं, हरियाणा के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और हरियाणा में सब इंस्पेक्टर की भर्तियाँ भी होने वाली हैं और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। SSC GD की हैं, अभी देखो हाल फिलहाल में RO के एग्ज़ाम निकले हुए हैं। तो और देखिए आप लोगों ने देखा होगा UP पैट कितना हार्ड आया है, तो आप लोग बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ढील ना दें, एक नए आयाम की तरफ लेके चलें। तो FRBM का पूरा रूप है, फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है फिजिकल रिव्यू बाय मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल रिव्यू बाय मिनिस्टर्स, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। FRBM एक्ट 2003 को लाया गया था। देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, नाम से पता चलता है कि बजट, ये जो बजट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट है उसको प्रबंधन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है FRBM एक्ट 2003 को लाने का कि बजट घाटे को कम करने के लिए, और सेकंड ऑप्शन है FRBM का लक्ष्य 2025 से 26 तक बजट घाटे को 4.5% से कम रखना। थर्ड ऑप्शन है विकल्प 1 और 2 सही है। फोर्थ ऑप्शन है FRBM को बनाने में NK सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि विकल्प 1 और 2 सही है, बजट घाटे को कम करने के लिए। और सेकंड ऑप्शन है FRBM का जो लक्ष्य है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो
है उसका लक्ष्य है कि 2025 से 26 तक बजट घाटा जो है उसको 4.5% से कम रखना। ठीक है, ये जो आप समझ रहे हो ना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, ये जो बजट घाटा है उसको कम करने के लिए। देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, अगर बजट घाटा बढ़ता है तो क्या होता है? सरकार कर्ज बांटती है, सरकार कर्ज लेती है, सरकार बजट घाटा दिखाती है, या फोर्थ ऑप्शन विकल्प 2 सही है। तो इसका आंसर विकल्प 2 सही है, सरकार कर्ज लेती है भाई। क्यों? अगर देखिए कब घाटा जो बजट जो है घाटे में चला गया तो सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए, और जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं या योजनाओं की घोषणा की थी उनको पूर्ति के लिए सरकार जो है कर्ज लेती है। याद देखिए वो कर्ज कैसे लेगी, या तो बड़े बड़े जो हमारे जो कंपनियां हैं इनसे लेगी, या फिर जैसे इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन IMF वगैरह हैं, वर्ल्ड बैंक है, इनसे फिर ये कर्ज लेती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही है बजट FRBM बजट घाटा जो है मैनेजमेंट वाला, कि गवर्नमेंट जो अपने जो बजट घाटे को कम से कम रखे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, हमारी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे। तो दोस्तों हमारे जो चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि आपको और भी क्या टॉपिक पे बात, आपको और कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए। तो और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।